हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। हाउ आर यू ऑल? गधो, नालायको, निठल्लो, बेशर्मो। 21 मूवी देख आप आए या नहीं आए? अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, देख के नहीं आए, देख के नहीं आए। ठीक है, चले। क्या हाल चाल? थैंक यू, मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बढ़िया कोई नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। वो आपसे बढ़िया कोई टीचर है नहीं। ठीक है, बहुत सारे टीचर है, राज सर है, दानिश सर है, पृथ्वी सर है, राहुल सर है, सोम्या मैम है, बट आप हमारे फेवरेट टीचर है। अरे यार, इतनी तारीफ मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मैं शर्मा जाता हूँ। इतनी तारीफ मत किया करो। ठीक है। ठीक है। मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया। ठीक है। ठीक है, ये भी स्क्रिप्टेड है। चुप बैठ बे। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आसमान का रंग है नीला, आम है पीला, और मेरे स्टूडेंट का स्क्रू है ढीला। तुम सबका स्क्रू है ढीला। और बोलो। आसमान आसमान का रंग है नीला, आम का रंग है पीला, और तुम सबका स्क्रू है ढीला। ज्यादा बदतमीजी करोगे तो मैं ऐसी ऐसी चीजें बोलूंगा तुम्हारे लिए। गधे कहीं के। ये भी स्क्रिप्टेड था, ये भी स्क्रिप्टेड था। वाह वाह वाह, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। आज की ताजी स्क्रिप्ट, ताजी स्क्रिप्ट। कौन है ये स्क्रिप्ट राइटर? ठीक है। ठीक है। वाह वाह, जय हिंद मोहम्मद वाशिद। ठीक है। चलिए चलिए चलिए। नहीं सर, ये स्क्रिप्टेड नहीं। ठीक है सर, हमारे गुरुजी हमारे पास आ गए। हाँ, ठीक है। 7 करोड़ स्क्रिप्ट राइटर। ठीक है। पौने 32 हो चुके हैं। मैं आकाशवाणी के झूठा केंद्र से आप सबका स्वागत करता हूं। अब आगे के समाचार, अब घासीराम की जवानी सुनिएगा। दिल्ली के अंदर पीपल का पत्ता गिरने से 3.5 हाथी जख्मी हो गए और 5.5 लोग बेहरीन रूप से घायल हो गए। कल पानीपत के अंदर 5 कुत्तों की लड़ाई हो गई, जिसके अंदर 3.5 ऊंट डर के मारे कोको कोला की बोतल के अंदर जाकर छिप गए। समझे? ताजा एक तो खबर हमारे पास अभी आई है, लेटेस्ट खबर आई है। दिल्ली के अंदर एक मक्खी ने एक बिल्डिंग को लात मार के नीचे गिरा दिया, और उस बिल्डिंग को ठीक करने के लिए 3.25 मच्छर और 64,000 डेंगू वाले मच्छर बिल्डिंग को सीधा करने के लिए आए हैं। यह है आज की ताजा खबर। ठीक है। चलो, पढ़ाई करो बे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था। पाकिस्तान कहता है हम इंडिया को मिटा देंगे, और इंडिया कहता है चल बे बावले, हम तुझे रबड़ ही नहीं देंगे तो मैं कहां से मिटाएगा। एक लेटेस्ट खबर अभी अभी आई है। दिल्ली में एक बहुत भयंकर तूफान आया है, और एक मच्छर जो कि पेड़ के ऊपर बैठा था वो उस तूफान में फंस जाता है। मच्छर बाद में कहता है अगर मैं ना होता तो ये पेड़ आज उड़ जाता। सो इसी के साथ आकाशवाणी के झूठा केंद्र से विराम दीजिए। नेक्स्ट न्यूज घासीराम जल्दी आएगा, आपको समाचार सुनाएगा। चलिए पढ़ाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, चलिए। कुछ ज्यादा ही ताजा लग रही है। जोत कह रहा सर, आप ढिंचक पूजा के फैन हो क्या? चल बे।
गधा कहीं का, नालायक कहीं का, निठल्ला कहीं का, बेशरम कहीं का। ठीक है। चलिए, ये तो स्क्रिप्टेड था। सब स्क्रिप्टेड है, तुम्हें सब स्क्रिप्टेड लगता है। आसमान का रंग है नीला, शाम का रंग है पीला, और हमारा गुरु है रंगीला। वाह 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 वाह। पढ़ लो बे। बेवकूफ कहीं के, टपोरी कहीं के। तुम लोग की ज्यादा हंसी आ रही है ना? तुम सब लोगों के लिए एक बैड न्यूज। घासीराम फ्रॉम आकाशवाणी के झूठा केंद्र से न्यूज लाया है। क्या न्यूज है? संडे यानी कि 4 जनवरी को दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास है फिजिक्स की, जिसमें कैपेसिटर को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए। कल क्लास होगी भाई, एक्स्ट्रा क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा उसके अंदर। आज की क्लास में हम लोग कैपेसिटर को डिस्कशन करेंगे, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैपेसिटर से करेंगे, अपने आप में टॉपिक छोटी है। सॉरी। ठीक है, टॉपिक भले ही छोटी आपको कैपेसिटर दिखता हो, ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इसके अंदर आता है। समझ में आ गया? सो कैपेसिटर आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, और गॉस लॉ कल की क्लास में कैपेसिटर पढ़ा जाएगा, और गॉस थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ, गॉस थ्योरम भी कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। जिसको पढ़ना है वो आ जाना, जिसको नहीं पढ़ना है वो दफा हो जाना। कल 100% क्लास होगी, 1 बजे से 3 बजे तक। होगी तो होगी, होगी तो होगी। चुपचाप से पढ़ाई कर लेना, ये याद रख लेना। आना है आ जाना, नहीं आना मत आना। केमिस्ट्री आप लोगों की कब से स्टार्ट हो रही है? केमिस्ट्री आप लोगों की हो रही है 8 तारीख से। 8 तारीख से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। पूरा मूड खराब कर दिया। अबे कौन सा तू? अच्छा, अच्छा। ओ हो। अच्छा, संडे में आप लोग कहाँ जाते हो? ओ हो, संडे में मनरेगा में जाते हो? ओ हो, जिसका नाम चेंज करके अभी क्या वीवी राव क्या कर दिया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अच्छा, तुम संडे से संडे, अच्छा, ऑल संडे मतलब 54 वीक्स होते हैं, तो 54 संडे आते हैं। अच्छा, मजदूरी करने जाते हो, पत्थर फोड़ने जाते हो, मनरेगा में जाते हो क्या बे? जब मूड खराब कर दिया है बे, मनरेगा में नाली वाली साफ करने जाते हो क्या बे संडे के दिन? है बे? चुपचाप क्लास कर लेना के, मनरेगा में बाद में चले जाना। बैडमिंटन प्रैक्टिस 52 वीक्स होते हैं, हाँ जो भी होते हैं। हाँ सर, मेरी ईयर ड्रम सर्जरी है परसों, फिर भी क्लास लेने आया हूँ। ये देखो, ये देखो कितना मस्त बच्चा है। पढ़ाई कर चुपचाप। किसी ने भी अगर बोला ना मेरे संडे बर्बाद कर दिया, ब्लॉक करा दूंगा। हम्बा हम्बा रंबा रंबा करते रहते हो जब देखो। पढ़े इधर। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, सो चैट हो रही है आप लोग की, बंद हो, चुपचाप पढ़ाई करो इधर आके। बकैती करा लो बस जितनी है। सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले चीजें समझना क्या होता है। हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं बेटा,
जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में फैन है, फैन का मोटर हो गया, कूलर का मोटर हो गया, समझ रहे हो। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अपने आप नहीं चल पाते हैं, उनको चलाने के लिए ना इनपुट में कुछ एक्स्ट्रा करंट देना पड़ता है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जिनको चलाने के लिए स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे बहुत वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। नॉर्मली हम लोग बात करें 0 से 25 एम्पियर के बीच में कुछ भी करंट चाहिए हो सकता है। इवन दो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पास कैमरा होता है। आपने कभी देखा है, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, कैमरे की बात कर रहा हूं, जो असली वाला कैमरा होता है जो फोटोग्राफर यूज करते हैं। वो सिर्फ एक बटन दबाते हैं, एक बटन दबाते ही फ्लैश आपकी क्रिएट हो जाती है, लाइट आती है और आपका फोटो खींच जाता है। और उसमें से जब फोटो खींचता है कंग ऐसे आवाज सी आती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, वो लाइट जो जली है वो तो जल गई है, लेकिन उस कैमरे को चलाने के लिए भी बहुत स्टार्टिंग में जो मोटर वोटर उसके अंदर लगा होगा, जो भी डिवाइस लगा होगा, उसको बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, तभी जाकर फोटो खींचती है। नॉर्मली उस कैमरे के अंदर जो हम बैटरी लगाते हैं वो नॉर्मली 1-2 एम्पियर का करंट दे देगी उसको। सेल्स लगाते हैं हम, बैटरी लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब कैमरा चलता है तो उसको बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते, उनको चलने के टाइम पर बहुत वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। तो सेल्फ स्टार्टिंग ना होने के कारण उनको वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। तो सोचा गया कोई एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो हाई अमाउंट ऑफ करंट दे सकता है। तो एक डिवाइस का नाम दिया गया, उस डिवाइस को बोला गया कैपेसिटर, जिसको हम लोग कंडेंसर भी बोल देते हैं या फिर जिसको हम लोग कंडक्टर भी बोल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके फैन के अंदर एक गोल गोल सा व्हाइट कलर का लगा हुआ होता है। कई बार आपने एज्यूम किया होगा, कई बार आपने देखा होगा बेटा, आपका जो फैन होता है वो चलता नहीं है, तो आप डंडा मार के चप्पल मार के उसको चलाते हो। जब डंडा मार के चप्पल मार के चला रहे हो, इसका मतलब क्या, आप उसको इनिशियल टॉर्क दे रहे हो, उसको घुमाने के लिए टॉर्क दे रहे हो। जब चप्पल नहीं मारते, पंखा नहीं, डंडा नहीं मारते, तब तो अपना आप स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो कैपेसिटर होता है ना, वो कैपेसिटर उसको कुछ चार्ज देता है, कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज देता है या कुछ इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कराता है। कहने का मतलब इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है, तब जाकर वो चीज चलती है। तो कैपेसिटर बोल दो, कंडेंसर बोल दो, या फिर कंडक्टर क्या आता है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड होता है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दोगे, वो स्टोर्ड रहती है। और ये यूजफुल होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए। ये एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। दिस इज द परिभाषा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 देखना। पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा, हमारे पास फ्यू इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें विच आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, विच आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, जो आपके सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते। मींस अगर हम इसके बारे में बात करें, मींस दे रिक्वायर्ड, अगर हम बात करें दे रिक्वायर्ड 0 to 25 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है, इन इट्स स्टार्टिंग, ठीक है, इन इट्स स्टार्टिंग, सो दैट अ स्टार्टिंग टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, सो दैट अ स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क वुड बी प्रोड्यूस्ड। अगर हम जनरली बात करें, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस के एग्जाम्पल की बात करें, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो किसी फैन का मोटर। हाउएवर अगर हम पंखे के मोटर की बात करते हैं, वो 0 से 5 एम्पियर का ही करंट ले पाता है, वो ज्यादा करंट नहीं ले पाता। इसी तरीके से अगर हम कैमरे की बात करें, कैमरे के अंदर जब फ्लैश आती है तो उसके अंदर भी मोटर लगा होता है, ये समझ लेना। ये कुछ हो गए। या फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े मोटर्स। दूसरा पॉइंट, अगर हम कैपेसिटर की बात करें, सो कैपेसिटर क्या है, सो कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, या बोल दीजिए इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच यूज टू स्टोर, विच यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। या फिर आप बोल दोगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड रहता है, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड to provide a starting torque to those device, ठीक है, to those device which are not self starting,
जो अपने आप से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते, उनको स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अब एक चीज समझना, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर तीन एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो होता है वो होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर करता है चार्ज को स्टोर। ऐसे जब हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, उसमें एक चीज आती है इंडक्टर, उसको लिखते हैं एल से, कैपेसिटर को लिखते हैं सी से, रेजिस्टेंस को लिखते हैं आर से। तो तीन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन एलिमेंट होते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर यूज होता है, या फिर आप बोल दो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज हो, रेजिस्टेंस अपोजिशन के लिए। इनके बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं बन सकता। रेजिस्टेंस तो हर किसी में होगा, ये आप समझ लीजिएगा। अब एक चीज समझना, एक चीज होती है रेजिस्टेंस, है ना, हम लोग जैसे बोलते हैं। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ऐसे जैसे आपके सामने कैपेसिटर लिखा है, ठीक है, एक वर्ड आता है कैपेसिटेंस, एक वर्ड आता है कैपेसिटर, जैसे रेजिस्टेंट, रजिस्टर और रेजिस्टेंस। जैसे वर्ड समझना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंटली समझने की कोशिश करना। जैसे एक वर्ड होता है रजिस्टर, एक चीज होता है रजिस्टर, और एक चीज होता है रेजिस्टेंस, एक चीज होता है रेजिस्टेंस। दोनों में बहुत डिफरेंस है, समझना। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग नॉर्मली अगर को आपसे फॉर एग्जांपल वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, हो सकता है आप एनडीए के इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। भाई जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को जो अपोजिशन दी जाती है वो तो रेजिस्टर से दी जाती है। लेकिन कैपेसिटी टू मेजर, लेकिन जो कैपेसिटी होती है या फिर जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी या एबिलिटी टू अपोज द करंट, टू अपोज द करंट, जो कैपेसिटी होगी या फिर जो एबिलिटी होगी टू अपोज द करंट, उस चीज को रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओम्स लॉ जानते हैं, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई डॉट आर। V इज इक्वल टू आई डॉट आर, ये आया कैसे कि भाई वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर एक कांस्टेंट हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट हो गया? यस। तो मैं आपसे अगर पूछूं क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर, क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड कर रहा है? क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, क्या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है? तो आप बोलोगे हाँ सर, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है। बट दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? आपको नोट्स में लिखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स किस पर? डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल्स, याद आ रहा है ना, डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल पर डिपेंड करता है। डायमेंशन ऑफ अ मटेरियल का मतलब उसकी लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, यस और नो, कि रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना हुआ है। तीसरा, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। तभी तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो एल अपॉन ए, ये याद रखना। तो कभी कोई आपसे बोले क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं भाई, रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है। ये जो आर आया है, ये हमें ये बता रहा है कि ये करंट का अपोज करता है। ये करंट का क्या करता है? अपोज करता है। ये बेसिक सी चीज है जो आप सभी को पता है। समझ में आ गया? ये बेसिक सी चीज है जो आप सभी को पता है। इसी तरीके से कैपेसिटर की डेफिनेशन तो आपको पता चल गया कि भाई एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है और स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता है उन डिवाइस को जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते, लाइक मोटर या कैमरे के अंदर जहां भी मोटर लगा होगा, सिंगल फेज मोटर। सर कौन सा मोटर की यहां पर बात कर रहे हैं? सिंगल फेज मोटर की बात कर रहे हैं। सो हम किसके बात कर रहे हैं? सिंगल फेज मोटर, जैसे आपके घर में डोमेस्टिक सप्लाईज के अंदर जो यूज होता है। थ्री फेज तो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे रजिस्टर था, रजिस्टर्स की कैपेसिटी या एबिलिटी जो हम लोगों ने मेजर करी थी वो रेजिस्टेंस से मेजर करी थी। ऐसे ही एक वर्ड आता है कैपेसिटेंस, ऐसे ही एक वर्ड आता है कैपेसिटेंस। समझ में आ गया? ऐसे एक वर्ड आता है कैपेसिटेंस। अगर आपसे पूछे कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर, या बोल सकते हो इट इज द कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो भाई ये क्या है, इट इज द कैपेसिटी, या फिर आप क्या बोलोगे, एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू होल्ड दी, टू होल्ड दी इलेक्ट्रिकल चार्ज बोल दीजिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज बोल दीजिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उस चीज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है सी, इसका सिंबल होता है सी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, दिस वुड बी द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। यहां पर अगर हम Q की बात कर रहे हैं तो Q यहां पर क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है। यहां अगर V की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ये आप सब जानोगे। अगर मैं यहां से बात करूं, इसका मतलब कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया, कूलाम्ब ऊपर आ गया और नीचे वोल्ट आ गया। सो कूलाम्ब पर वोल्ट को बोला जाता है फैराड। क्या बोला जाता है, फैराड। तो अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फैराड। कई बार ऐसा भी होता है, माइक्रो फैराड भी लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻6 फैराड्स, आप ऐसे बोल दोगे। क्या बोल दोगे, 10⁻⁻6 फैराड्स, आप सिंपली इस तरीके से बोल दोगे। जैसे अब एक चीज समझना, अगर मैंने लिख दिया कि मेरे पास कोई भी एक कैपेसिटर है, या फिर आप इसको कंडक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि कंडक्टर का काम क्या होता है, टू स्टोर द चार्ज। कंडक्टर का काम क्या होता है बेटा, कंडक्टर का काम होता है टू स्टोर द चार्ज, यस और नो, हाँ जी। तो हम कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, कंडक्टर भी बोल देते हैं, या फिर आम भाषा के अंदर आप लोग इसको कंडेंसर बोल देते हो। सबका मतलब एक ही है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास कोई कैपेसिटर, कोई कंडक्टर है, और वो कितने का है, C इज इक्वल टू 1 फैराड का है। मैंने बोल दिया C इज इक्वल टू 2 फैराड का है। मैंने बोल दिया C इज इक्वल टू 3 फैराड का है। इसका ना कुछ सेंस ऑफ मीनिंग है, इसका ना कुछ सेंस ऑफ मीनिंग है। इसका सेंस ऑफ मीनिंग क्या होता है, अभी समझाता हूं, अभी रुकना, दोबारा आप इस वाली स्लाइड पर आइए। पहले मुझे बताइए, इतनी चीज, बेसिक चीज समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। इतनी चीज बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। इतनी चीज क्लियर हुई? तो कोई आपसे कैपेसिटर पूछे या कैपेसिटेंस पूछे, कोई आपसे रेजिस्टर पूछे या रेजिस्टेंस पूछे, डिफरेंस बता दोगे ना। रेजिस्टर का मतलब होता है टू अपोज द करंट, कितना करंट का अपोज कर रहा है उस चीज को रेजिस्टेंस से मेजर करते हैं। कैपेसिटर का मतलब होता है टू स्टोर द चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है उसको कैपेसिटेंस से बोलेंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम लोग खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम लोग खुद बनाओगे, तुम्हें सिखा चुका हूं बनाना, ठीक है, तुम्हें सब कुछ बनाना सिखा चुका हूं, ये याद रख लेना। कैपेसिटर की यूनिट होती है कूलाम, कूलाम को लिखोगे एम्पियर सेकंड में। वोल्ट की तुम्हें यूनिट निकाल चुका हूं जब V इज इक्वल टू IR बताया था वहां से, है ना, तुम्हें याद है, वहां से तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखा चुका हूं। तुम खुद निकालोगे, मैं नहीं निकाल के दूंगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आ गया, हर चीज मैं नहीं करूंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जो हमें पढ़नी है, जो हमें समझनी है, जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है बेटा, क्लियर? अब ध्यान से समझना, जो मुझे समझनी है, मुझे समझानी है, और तुम्हें समझनी है, अंडरस्टैंड करना। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर पर चार्ज कहां रहता है, ऑन द सरफेस रहता है। मान लीजिए इस पर चार्ज इसके सरफेस पर मौजूद है, प्लस चार्ज पूरी सरफेस पर यहां चार्ज मौजूद है। दूर कहीं इंफिनिटी पर, दूर कहीं, यहां से कहीं दूर कहीं इंफिनिटी पर, दिस पॉइंट इज इंफिनिटी, मैं यहां से कोई एक चार्ज, पहले धीरे से चार्ज लेकर जाऊंगा, DQ चार्ज। मैं यहां से कोई एक चार्ज, फॉर एग्जांपल DQ चार्ज है, इस DQ चार्ज को मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूं और यहां मूव कर रहा हूं फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से किसी एक कंडक्टर पर लेकर जाओगे तो आपका वर्क डन होगा,
यस और नो, वर्क डन होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली सर है, वर्क डन यहां पर परफॉर्म होगा। मान लीजिए जब आप इसको यहां से यहां उठाकर लेकर जा रहे हो तो स्मॉल वर्क डन हो रहा है। स्मॉल वर्क डन कितना हो रहा है? इतना। वर्क डन आपके पास कितना हो रहा है? इतना। टू ब्रिंग, ठीक है, टू ब्रिंग डी क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, कोई सी भी एक पॉइंट पर इतना वर्क डन आपने किया है। फाइन है, क्लियर है? अब देखो, स्टार्टिंग में मान लो ये कंडक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं था। स्टार्टिंग में समझ लो इस कंडक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं था। जब मैं डी क्यू चार्ज यहां पर लेकर आया, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। फिर मैं थोड़ा सा डी क्यू और लेकर आया, एब्जॉर्ब कर लिया। धीरे 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 इस पर चार्ज बढ़ा और इस पर चार्ज अब प्लस 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 इतना प्लस चार्ज आ गया। ये डी क्यू हमेशा हम कैसा लेते हैं? आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बताया था ना मैंने तुम्हें। बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमेशा जब भी आप टेस्ट चार्ज की बात करोगे तो वो टेस्ट चार्ज आप कैसा कंसीडर करते हो? पॉजिटिव करते हो। अब इस पर कुछ चार्ज आ गया, पहले इस पे कोई भी चार्ज नहीं था बेटा, पहले नल था। तो आपने इंफिनिटी से इसको एक चार्ज दिया, एक आ गया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, चौथा दिया, ऐसे देते गए, ये एक्सेप्ट करता रहा। अब इसे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब आप कहीं दूसरे यहां से बहुत सारा एक डीक्यू चार्ज को यहां से यहां मूव करा रहे होगे, ये भी पॉजिटिव, इसका चार्ज भी पॉजिटिव, दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, हाँ जी। लेकिन अगर आपको इसको ये चार्ज एक्सेप्ट कराना है तो आप जबरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको चार्ज एक्सेप्ट कराओगे नहीं कराओगे? तो मतलब इसको यहां पर ले जाने पर आपने कुछ वर्क डन किया होगा, जबरदस्ती आप कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हो। बिल्कुल है, इतनी सी चीज यहां पर क्या हो रही होगी? बिल्कुल हो रही होगी। तो जब इसको यहां से यहां लेकर जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस V क्या कहता है? डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू कहता है, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। समझ में आ गया या नहीं आ गया? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो क्या चार्ज को एक्सेप्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा ना भाई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्या ये चार्ज को एक्सेप्ट कर पाएगा? बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सर आप ऐसा कैसे कह रहे हो भाई? ये चीज ऐसे कह सकते हैं ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डॉट डी क्यू। कहने का मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, धीरे धीरे इस पर चार्ज आ गया, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो इस डी क्यू चार्ज को यहां एक्सेप्ट कराने के लिए आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर आप वर्क डन ज्यादा करोगे तो बेटा मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो ये चार्ज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो ही ये चार्ज को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसका मतलब आपने एक चीज और पढ़ी थी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़ा था आपने। आपने एक चीज और पढ़ा था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब मुझे बता दो, अगर किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया तो वो चार्ज को एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना भाई। दोबारा समझो, हम सब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। हमने वर्क डन कितना किया? डी डब्ल्यू। हमने कौन सा चार्ज को मूव कराया? स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज, डी क्यू को मूव कराया। पहले इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, धीरे 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 इसने एक्सेप्ट करा, इस पर इतना चार्ज आ गया। अब मुझे डी क्यू चार्ज इसको गेन कराना है, रिपल्सन होगा, ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है, इस चार्ज को इसको एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो मुझे वर्क डन भी ज्यादा कराना पड़ेगा। तो इसने चार्ज को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया था तो कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कैपेसिटेंस कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मुझे फटाफट से बताइए, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आप समझे, किसी भी कैपेसिटर में तब तक चार्ज आएगा जब तक उसका पोटेंशियल कम होगा। अगर किसी भी कैपेसिटर का, अगर हम लोग बात कर उसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया ना, तो वो चार्ज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, इफ अगर V की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो V की वैल्यू ज्यादा तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनडायरेक्टली तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है। मैंने तुम्हें बताया था ना, फिजिक्स में कोई भी चीज होती है अगर उसको हम A अपॉन B की टर्म्स में लिखते हैं तो A और B के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अगर V की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो चार्ज एक्सेप्ट करने की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर Q की वैल्यू कम होगी तो इनडायरेक्टली C की वैल्यू भी कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, अगर हम किसी भी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, उसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटर नहीं, उसका कैपेसिटेंस, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं,
अगर उसका कैपेसिटेंस आपको हाई चाहिए तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही वो चार्ज को गेन कर पाएगा। अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज को गेन नहीं कर पाएगा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। मैंने आपको एक पानी की बोतल दे दी, इस पानी की बोतल में पानी अभी इतना भरा हुआ है, इतना पोटेंशियल है, इतनी जगह खाली है, तो इसमें और पानी आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये मैं फुल कर दूं, इस पानी की बोतल को फुल भर दूं, तो क्या इसमें और पानी आ सकता है? नहीं। अगर इसकी क्षमता पूरी भरी हो गई तो इसमें पानी नहीं आ सकता, इसमें चार्ज नहीं आ सकता। तो किसी भी कंडक्टर, इस पूरी बोतल को कंडक्टर समझो, इसमें जो पानी है उसको पोटेंशियल समझो। अगर इसमें पानी कम है तो ही इसमें पानी आ पाएगा एक्स्ट्रा, तो इसमें चार्ज आ पाएंगे। अगर इसमें फुल भरी हो तो उसमें पानी नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की बात करते हैं वो हाई तभी होगा जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस V कम होगा, और V जितना कम होगा उसमें चार्ज गेन करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये सिंपल सा पॉइंट है, ये सिंपल सा फंडा है जो आपको समझना है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है। फाइन है बेटा, इतनी सी चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब समझो इस वाले पॉइंट पर, अब समझो इस वाले पॉइंट पर। मैंने कहा कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड है, तो हम सब जानते हैं C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। इसका मतलब C इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख देंगे ना, नीचे 1 वोल्ट लिख देंगे, या आप ऐसे लिख दोगे, नीचे वोल्ट लिख दिया। इसका मतलब क्या है? C इज इक्वल टू 2 कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट। इसका मतलब क्या है? 3 कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब है 2 कूलम चार्ज देने पर वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ेगी, या 1 कूलम चार्ज देने पर वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ेगी। इसका मतलब पता क्या? कि 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम चार्ज देने पर, ठीक है, चार्ज देने पर वोल्टेज वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ेगी। इसका मतलब ये है। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब है कि 2 कूलम चार्ज देने पर जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज कितनी बढ़ेगी? वो 1 वोल्ट से बढ़ेगी। 2 कूलम चार्ज दोगे तो जाकर इसकी वोल्टेज कितनी बढ़ेगी? 1 वोल्ट से बढ़ेगी। तो मुझे बताओ, 3 कूलम चार्ज देने पर वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ेगी, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू नीचे क्या है? 1 ही तो है, सब में नीचे क्या है? 1 है। तो तुम मुझे बता दो, क्या कहा मैंने? कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे बता दो, यहां पर 3 कूलम चार्ज होगे तब 1 वोल्ट बढ़ेगी, यहां 1 कूलम चार्ज देते ही 1 वोल्ट बढ़ जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इन तीनों में से सबसे बढ़िया कैपेसिटर कौन सा है, मैं आपसे पूछूं सबसे बढ़िया कैपेसिटर कौन सा है, तो आप जानते हो कैपेसिटर वो बढ़िया है जिसको ज्यादा चार्ज दे और कम वोल्टेज बढ़े, ज्यादा चार्ज दे और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम बढ़े। तो ज्यादा चार्ज किस में दे रहे हैं? इसमें 3 कूलम देने पर 1 बढ़ रही है, इसमें 1 देने पर 1 बढ़ जा रही है। तो बढ़िया कौन सा होगा? ये होगा। तो मैंने कहा था ना, कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो आप यहां से समझ में आ गए, अगर वोल्टेज, और अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी हुई, V की वैल्यू अगर कम हुई तो Q की वैल्यू कैसे हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और C की कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे हो जाएगी? ज्यादा। तो ये होना चाहिए, दिस इज बेस्ट, ये अच्छा माना जाएगा। मतलब चार्ज गेन करने की कैपेसिटी है तो अच्छा माना जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 फैराड, 2 फैराड, 3 फैराड। 1 फैराड का मतलब क्या है? 1 कूलम का चार्ज देने पर वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ेगा। यहां दो, यहां दो। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। बेसिक्स अबाउट कैपेसिटर क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बताइए। समझ में? डन? ठीक है, चलिए, डन। सबको क्लियर? इतनी बेसिक चीज समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर। जनरली अगर हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं, 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। एक स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट इन तीनों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मोर सक्सेसफुल। हाउएवर हमें तीनों टाइप के पढ़ने पड़ेंगे। कि स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला क्या आता है? स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है? एनर्जी स्टोर्ड होती है तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड करता है? ऐसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एनर्जी कितनी स्टोर करता है?
ऐसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस एनर्जी कितने स्टोर करेगा। फिर जैसे रेजिस्टेंस में आपने सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन पढ़े, यहां पर भी पढ़ेंगे। जैसे रेजिस्टेंस में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपने पढ़े सीरीज और पैरेलल लगाकर। रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा था कहीं पर करंट कांस्टेंट रहता है, कहीं पर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। सिमिलर वे में यहां पर भी कहीं पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कहीं पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ऐसे न्यूमेरिकल यहां पर भी आएंगे। ये सब करके तब जाकर आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर खत्म होगा। तो अब अपन करके एक एक करके इनके सारे के सारे टाइप को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे बेटा वो आपका होगा स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग जिस कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे वो होगा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब क्या है, स्फीयर की तरह गोल होगा। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी चार्ज स्टोर करता है। मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है जिस पर ऑलरेडी चार्ज स्टोर है, और मान लो जो कितना चार्ज स्टोर है, क्यू चार्ज यहां पर स्टोर है। जनरली हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़ते हैं। अगर ये मेरे पास चार्ज है, ये एक मतलब कंडक्टर है जिसका चार्ज इतना है, क्यू चार्ज है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट मान लीजिए कितना है, V वोल्ट। तो हम सब यहां पर जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लीजिए इसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस है कैपिटल R। जो भी चार्ज होगा डिवाइडेड बाय R। हम ऐसे लिख देते हैं या नहीं लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। तो मेरे पास V का फॉर्मूला तो पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन R होता है। क्या मैं इस चीज को इसके अंदर पुट कर दूं, इस चीज को जब मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो मेरे पास C का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय R। Q से Q कैंसिल, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। आपने बस डायरेक्टली ये याद रखना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये जो कैपेसिटेंस है, अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ये हमें देखना है। जैसे ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई इंटू R होता है, R को V अपॉन आई लिखते हैं, और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। तो भैया समझना, मैंने आपसे क्या कहता कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशन और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई ये चीज ना, ये फॉर्मूला इसके इक्विवेलेंट है, ये फॉर्मूला इसके इक्विवेलेंट है। कहने का मतलब, अगर कोई आपसे पूछे क्या कैपेसिटर, रेजिस्टर की बात नहीं हो रही है, कैपेसिटेंस की बात नहीं हो रही है, रेजिस्टर की बात हो रही है। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज दिस, दिस इज रेजिस्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे क्या कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड करता है, नहीं। कैपेसिटर Q अपॉन V पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। जैसे ये इन पर डिपेंड करता है, वही चीज समझना। तो कैपेसिटेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहला पॉइंट डायमेंशंस। सबसे पहला पॉइंट डायमेंशंस पर डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन का मतलब लेंथ, एरिया, रेडियस, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सर कैसे पता चला, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है। रेडियस आ गया, इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो समझ लेना बेटा, जो C होता है इट इज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन V एंड Q। V एंड Q पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे रजिस्टर को आप लोग डिपेंड कराते हो, सेम इसी तरीके से, समझ रहे हो, सेम इसी तरीके से। समझ में आ गया? तो देखो ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने यहां पर आया है। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। सो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गई है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। डन?
अंडरस्टूड? यस और नो? डन? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ध्यान समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे इस फॉर्मूले के व्याप पर छोटे से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 दे दिया, आपसे कह दिया कि अगर रेजिस्टेंस 1 मीटर है तो कैपेसिटेंस बताइए किसके लिए? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू बताइए कितनी होगी। सिंस हम जानते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, और हम सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है ना बेटा? 9 टू 10⁻⁹ होती है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻⁹ हो गई या नहीं हो गई? तो यहां से C की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, रेडियस की वैल्यू 1 गिवन है, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹ है। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। C की वैल्यू क्या आ गई? 10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻। इससे डिवाइड किया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 इंटू 10⁻⁻10 आ गया। 1.11 इंटू 10⁻⁻10 आ गया। किसमें? फैराड में। किस में आ गया? फैराड में आ गया। कितना है बेटा? इतना क्या आ गया आपके पास? फैराड आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसको माइक्रोफैराड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। माइक्रोफैराड में 10⁻⁻6 होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1.11 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रोफैराड भी बोल सकता हूं। यस और नो? माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। अब आप एक चीज देखो, अगर मेरा रेडियस, इधर से एक चीज देखो बेटा, अगर मेरा रेडियस 1 मीटर का होगा तो वो कितना चार्ज स्टोर करेगा? उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? इतनी होगी। भाई 10⁻⁻10 या 10⁻⁻4 बहुत छोटा होता है या नहीं होता है? बहुत छोटा है। मतलब 1 मीटर का रेडियस है तो इतना चार्ज स्टोर कर रहा है, मतलब बहुत छोटा सा रेडियस है। 1 मीटर होता ही कितना? 1 मीटर में इतना चार्ज स्टोर कर रहा है। एनालाइज करो, तो मेरा यहां से जो C की वैल्यू आई है वो कैसी आई है? वेरी वेरी स्मॉल आई है, बहुत छोटी मेरी यहां से वैल्यू आई है C की वैल्यू। वहीं अगर मैं यहां से बात कर लू, एक क्वेश्चन और समझना, क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर करना सिखा रहा हूं। इफ, अगर मैं R की वैल्यू को मान लू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लू, या फिर 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर मान लू, और सेम कंडीशन कौन सी है? स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर ही है मेरे पास, और आपसे पूछे कि भाई C की वैल्यू बताइए कि व्हाट वुड बी द C की वैल्यू कितनी होगी। तो हम सब जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है C, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है C की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है। तो R, ठीक है, यहां से क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज कैंसिल हो गई, तो यहां से C की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 फैराड। कितनी आई है? कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है 1 फैराड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? अगर हम लोग यहां से कैपेसिटेंस की बात करें, 1 फैराड। आप समझे इसका मतलब कि कितना बड़ा कैपेसिटर होगा? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ की बात करूं 6400 किलोमीटर, इसको अगर मैं मीटर में लिखूं 6400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, इसको लिखूं तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, 6.4 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? इतना। और मैंने कैपेसिटर का साइज कितना लिया? इतना। मतलब अर्थ के रेडियस से भी बड़ा, मतलब अर्थ से भी बड़ा, इतना बड़ा कैपेसिटर लिया, तब जाकर 1 फैराड का चार्ज स्टोर करेगा, तब जाकर वो 1 फैराड का चार्ज स्टोर करेगा। समझ में आई? मतलब इतना बड़ा कैपेसिटर बनाएंगे तब जाकर वो 1 फैराड का चार्ज स्टोर करेगा। तो यहां पर साइज कैसा होगा? तो यहां पर साइज ऑफ कैपेसिटर बहुत वेरी बिग हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि चार्ज या कैपेसिटेंस की वैल्यू की बात करते हैं बहुत छोटा होता है,
फेराड्स में, माइक्रो फेराड में, जनरली माइक्रो फेराड के अंदर एज्यूम कहता है, क्योंकि कैपेसिटर आपने देखा है बहुत छोटा सा साइज है, तो जितना साइज उसका छोटा होगा उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, जितना बड़ा बनाओगे थोड़ी सी बढ़ेगी, बट इतना बड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू रियलाइज यू, जो मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं। आपने बस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू ऑल हैव टू केप्ट इन योर माइंड। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर। जो भी आपका एक स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, इसमें कितनी एनर्जी आपकी स्टोर रहेगी वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब कंडक्टर, मान लीजिए इस पर कुछ चार्ज इस तरीके से है ये, ठीक है, दूर कहीं स्थित है एक पॉइंट, और ये पॉइंट कहां पर है? इंफिनिटी पर। यहां एक चार्ज है dq चार्ज, दूर कहीं इंफिनिटी पर एक पॉइंट है बेटा, ठीक है, जिस पर चार्ज कितना है? dq चार्ज है। अभी इस कैपेसिटर पे चार्ज मान लीजिए कि चार्ज कितना है? q। इनिशियल फेज में ऐसा मानना बेटा एक कैपेसिटर डिस्चार्ज था, इसमें कोई भी चार्ज नहीं था, तो आप इंफिनिटी से गए, एक पहले छोटा सा चार्ज dq चार्ज आपने यहां मूव कराया होगा, इस पर एक पॉजिटिव आया, फिर मूव कराया, ऐसे 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 करके बहुत सारे चार्ज आ गए। एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा बेटा? ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप इसको और एक्स्ट्रा चार्ज देना चाहोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करेगा मतलब ये इस चार्ज को दूर भगाएगा। लेकिन आप इसको चार्ज अगर देना चाहते हो तो आप एक्सटर्नल कुछ वर्क डन करोगे, जबरदस्ती इस पर कुछ वर्क डन करोगे, तब जाकर इस चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल वही सेम एजम्पशन, वही सेम चीज मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ इस पे कोई एक लिमिटेड चार्ज इतना ही गेन कर सकता है, इससे ज्यादा गेन नहीं करेगा। इससे ज्यादा क्यों नहीं गेन करेगा? क्योंकि फिर रिपल्सन हो जाएगी, और रिपल्सन होने के कारण आपको जबरदस्ती इसको चार्ज देना पड़ेगा। जबरदस्ती जब आप चार्ज करोगे तो आप एक्सटर्नल वर्क डन इसके ऊपर करोगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू रियलाइज यू, दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू, ठीक है। अब ये चीज आपके सामने यहां पर आपको समझ में आ रही है। अब समझना, मान लीजिए मेरे पास कोई एक टाइम पीरियड था 0 सेकंड पर, इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन की हम लोग बात कर लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन कुछ इस तरीके से, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। हम चार्ज कितना मान लेते हैं बेटा? इस पर कोई भी इनिशियल चार्ज नहीं था, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? इनिशियल में 0 ही होगा। इस पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके कैपेसिटेंस की बात करूं, कैपेसिटेंस तो सी रहेगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, कैपेसिटेंस तो सी रहेगा। हाँ जी, धीरे धीरे ये चार्ज होने लगा, मतलब t इज इक्वल टू टी सेकेंड की बात कर लेते हैं, t इज इक्वल टू टी टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। इस पर धीरे धीरे क्या आने लगा बेटा? चार्ज आने लगा। ये ना क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज धीरे धीरे इस पर आने लगा। मान लीजिए इस पर कुछ चार्ज आ गया, और चार्ज कितना हो गया? क्यू हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, देखो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमेशा सेम रहता है, सी, कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि C is not depending on Q and V। स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि C कभी भी Q और V पर डिपेंड नहीं करता। कभी आप सोचो सर जब Q भी 0 है तो V भी 0 तो C भी 0 होना चाहिए, भाई नहीं होगा, क्योंकि C Q और V पे डिपेंड नहीं करता। C किस पर डिपेंड करता है भाई? C डिपेंड करता है डायमेंशंस पर। C किस पर डिपेंड करता है? डायमेंशन पे करता है। और C किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर रो लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है, रजिस्टर कभी वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप ये मत सोचना कि Q 0 है, V 0 है तो C भी 0 होगा, नहीं, इसका कैपेसिटेंस है C रहेगा, और थ्रू आउट द जर्नी इसका कैपेसिटेंस C रहेगा। अब मुझे बताओ, हम सब जानते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, C इज इक्वल टू क्या बताया? Q अपॉन V होता है। अगर मैं यहां से V की बात करूं तो V की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन C। चार्ज कितना आ गया बेटा इस पर? V आ गया ना। चार्ज कितना आ गया इस पर? Q आ गया, और C तो C रहेगा। तो मुझे बताओ इस टाइम पीरियड पे इसका पोटेंशियल कितना हो गया? Q अपॉन C हो गया। लेकिन अगर मैं इसके कैपेसिटेंस की बात करूं, कैपेसिटेंस C ही रहेगा, V की वैल्यू Q अपॉन C हो जाएगी। कैसे हुई? वो यहां से हुई। अब मान लीजिए एक टाइम पीरियड के बाद, इंफिनिटी मतलब बहुत लंबे समय के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया? Q।
इनफाइनाइट टाइम के बाद इस पर अभी, इनफाइनाइट मतलब प्रेजेंट में इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। तो मुझे बताइए जो क्यू था, या इसको आप क्यू नोट मान लीजिए, ये जो क्यू नोट था इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, क्यू हो गई है। अब मुझे बताइए इसकी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू अपॉन सी आ जाएगा। सो इस तरीके से चार्ज हुआ है, इस तरीके से इस पर चार्जेस आए। तो इनिशियल कंडीशन पे खाली था, क्यू नॉट की वैल्यू जीरो थी, पोटेंशियल भी जीरो था, बट कैपेसिटेंस तो सी रहेगा, क्योंकि सी कभी भी वी और क्यू पे डिपेंड नहीं करता, वो इन पर डिपेंड करता है। फिर एक टाइम पीरियड के बाद टी पर इसको आपने क्यू चार्ज दे दिया या डी क्यू चार्ज दे दिया, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, मैं क्यू मान रहा हूं उसको। ये मैंने चार्ज दे दिया, तो उसका v कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। एक टाइम पीरियड के बाद इस पे फुल चार्ज आ गया, कैपिटल क्यू, तो क्यू नॉट की वैल्यू क्यू हो गई, तो v की वैल्यू क्या हो गई, क्यू अपॉन सी हो गई है। और यहां पर अभी भी इसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा बेटा, सी ही इसका कैपेसिटेंस रहेगा। एक्चुअली में ऐसे काम कर रहा है। अब मैं ये वाली कंडीशन ले लेता हूं बेटा, मैं कौन सी कंडीशन ले रहा हूं, ये वाली कंडीशन मैं यहां पर ले रहा हूं। हम इस सेकंड वाली कंडीशन को पिक करते हैं, ठीक है। अब हम जब सेकंड वाली कंडीशन को पिक कर रहे हैं, तो अब हमें समझना है क्या होगा, ठीक है। सो अब अगर हम यहां से पूछे कि भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से समझना क्या होती है एनर्जी स्टोर्ड। डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का मतलब क्या होता है। सो कैपेसिटर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। आप क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव डी क्यू चार्ज, ठीक है, डी क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ कंडक्टर in such a way, in such a way that conductor would accept it। नहीं समझ में आया? अरे भाई, तुम लोगों को मैंने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको याद है, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। व्हाट इज वर्क डन, अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डन क्या होता है, डेल्टा यू या चेंज इन एनर्जी, ये अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था। मतलब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कर दूं और अगर मैं वर्क डन को कैलकुलेट करूं, वही वर्क डन क्या होगा, एनर्जी होगा ना। तो अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो भाई इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से जब मैं यहां मूव करा रहा हूं, ठीक है, जब मैं इसको यहां से यहां मूव कर रहा हूं, मैं कितना वर्क डन कर रहा हूं, एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूं ना, मैं इसको यहां से यहां मूव करने में। भाई जो मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा वही वर्क डन इसकी एनर्जी स्टोर्ड होगा या नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर मैं एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट करूं, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो इसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। यहां पर डेल्टा यू क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड। ये क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड। तो वही डेफिनेशन लिखा है कि अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव डीक्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ कंडक्टर इन सच अ वे दैट कंडक्टर वुड एक्सेप्ट इट। तो ये चीज कर रहे हैं। अभी हम सब जानते हैं v की वैल्यू क्या होती है, d है ना, w डिवाइडेड बाय dq होती है। सो वी ऑल नो दैट v की वैल्यू क्या होती है, dw डिवाइड बाय dq होती है। अब एक चीज समझना, ये v है, जनरली हम इसको क्या लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे। हम जनरली इसको क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा v लिखेंगे। डेल्टा v का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, है ना, चेंज इन पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझना, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या है, हम इसको ऐसे लिखेंगे v माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। इन्फिनाइट पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, आप सब जानते हो, इसकी वैल्यू जीरो है। तो तभी जाकर ये फॉर्मूला कैसे आ गया, v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू बना है। समझे, एक्चुअली में v मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल, v मतलब इसका पोटेंशियल, कंडक्टर का पोटेंशियल। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। भाई इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है ना, पोटेंशियल कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। इन्फिनिटी पर तो भाई धीरे 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 वी की होगा ना। इन्फिनिटी पर यहां पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम, तो यहां से आप जाओगे 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 जाओगे, भाई आप यहां खड़े हो, एक टाइम पीरियड के बाद आपको कुछ दूरी तक ही दिखाई देगा, कुछ दूरी तक दिखाई देगा, उसके बाद तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से 20 किलोमीटर दूर बताओ कितना दिखाई दे रहा, आप बोलोगे कुछ नहीं दिख रहा सर। तो वही चीज है ना, पोटेंशियल जीरो हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो v की वैल्यू क्या हो गई है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गई है।
V की वैल्यू क्या हो गई है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गई है। ये आपको समझ आ गया। हम यहां से डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, V इंटू डी क्यू लिख सकते हैं। अगर मैं मुझे एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है तो मैं इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दूं, यस और नो, तो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट डी क्यू। सिंस हम सब जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड कंडीशन पिक करनी है बेटा, आपने आपने ये वाली सेकेंड कंडीशन पिक करनी है। मतलब हम टी टाइम पीरियड की बात करें जब उसमें चार्ज क्यू चार्ज आ गया है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, यस और नो। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, सिंस V इज इक्वल टू क्यू बाई सी है, हम पुट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई है, इंटीग्रेशन Q डिवाइडेड बाई सी इंटू डी क्यू। स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, 0। अब फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q। स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, 0। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? तो स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, कैपिटल Q, 0 से कैपिटल Q, 0 से कैपिटल Q। तो मुझे बताओ एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा, तो मुझे बताओ 1 अपॉन सी बाहर निकाल दूंगा, इसका क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, सीधा लिख सकता हूं 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ये वर्क डन आ गया, इतना ही जो वर्क डन है यही एनर्जी होगी, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, तो डेरिवेशन याद नहीं रखनी है आपको, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो एनर्जी कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एनर्जी कितना हो गया, टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सो एनर्जी स्टोर्ड कितना आ गया बेटा, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड अगर हम लोग बात करें, बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर डेल्टा यू या एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पावर इज इक्वल टू वी आई लिखा था, एक बार v को i इंटू आर कर दिया, एक बार i को v अपॉन आर कर दिया। तो अगर मैं एक बार t इज इक्वल टू क्यू वी होता है, q इज इक्वल टू सी वी कर दूं, तो मेरा एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा यू कितना हो जाएगा बेटा, फटाफट से मुझे बताइए। तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, तो 1/2 सी वी स्क्वायर एक फॉर्मूला बन जाएगा, यस और नो। और एक बार मैं सी को लिख दूं, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। एक बार मैं अगर ऐसा कर दूं तो मेरा डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्यू स्क्वायर तो अपन हो गया, नीचे 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्यू हो गया, ये वी ऊपर चला गया, क्यू से क्यू हो गया, तो डेल्टा यू की वैल्यू मुझे बताइए 1/2 क्यू इंटू वी आ गया या नहीं आ गया। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, समझ में आया। दीज आर द 3 फॉर्मूला जो आपको समझने हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन। ठीक है सर, 1 क्वेश्चन का आंसर गलत है। कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, गलत है। क्या क्या गलत है, सर एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सेम रहेगी, हाँ नॉर्मल यही रहती है, नॉर्मल यही रहेगी। सर उसमें कंडक्ट कैपेसिटर रहता है क्या मोबाइल के अंदर, नहीं मोबाइल के अंदर नहीं रहता है। क्या यहाँ गलत रहेगी, यहाँ क्या वैल्यू आएगा, ओ भाई ये 10⁻9 है, ये मैंने 1.11 किया है, ठीक है। जो तू 10⁻9 में कन्वर्ट करेगा ना, तो 10⁻9 में कन्वर्ट करेगा वो 0.11 होगा, समझा। ये भी देख मैंने डेसिमल कहाँ लगाया है, ये देख मैंने डेसिमल कहाँ लिखा है, ये 10⁻⁻6 होता है, -6 और -4 -10 है। ये भी देख मैंने डेसिमल कहाँ लगाया, 1.11 किया है, समझ रहा है, सही है ये 1 है, ये ऊपर 10 के नीचे भी 10 कर दिया, 10⁻10 हो गया ये। तो 10 को
10 को 9 से डिवाइड कर, 9 1 जा 9, पॉइंट 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब लिखिए प्रॉब्लम विथ स्फेरिकल कैपेसिटर। हेडिंग डालिए, प्रॉब्लम विथ स्फेरिकल कैपेसिटर। कि भाई स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ क्या प्रॉब्लम है, समझिएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरा कैपेसिटेंस, ठीक है, वेरी लो कैपेसिटेंस, पहली चीज क्या है भाई, इसका जो कैपेसिटेंस है वो बहुत लो आएगा। अभी तुमने देखा, अगर रेडियस 1 मीटर था तो इसका कैपेसिटेंस 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फेराड या 1.1 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रो फेराड आता। कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम आ रही थी, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इस पर चार्ज इस तरीके से मौजूद है। क्यू चार्ज है, पोटेंशियल इसका V मान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकलती है? बाहर की तरफ। मतलब ये पोटेंशियल इसका बाहर की तरफ जा रहा होगा, इधर से पोटेंशियल निकलकर बाहर की तरफ जा रहा होगा। हाँ जी, मतलब मान लीजिए इसका रेडियस R है, ये R से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। नहीं समझ में आया? समझने की कोशिश करो। मान लीजिए मैं इसके पास एक -Q चार्ज अगर रख दूं, मैंने अगर इस कैपेसिटेंस के पास एक -Q चार्ज रख लिया तो इसकी कुछ एनर्जी वो वेस्ट हो जाएगी इसको अट्रैक्ट कराने में। और मान लीजिए अगर मैंने इसके बगल में +Q चार्ज रख दिया है, मतलब इंफिनिटी पर, तो इसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इसको रिपल्शन करने में, और कुछ एनर्जी इसको वेस्ट हो रही है किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने में। कहने का मतलब क्या है? इसकी जो एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब है इट्स एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। इसकी जो एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, बट इट्स एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, निकल रही है बाहर की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कुछ एनर्जी इसकी वेस्ट हो रही होगी इन अट्रैक्शन, वेस्ट इन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन में वेस्ट हो रही होगी। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? आर से कहां जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे? आर से इन्फिनिटी की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, कम होती जाएगी, खत्म हो जाएगी। दिस इज द डिसएडवांटेज या दिस इज द प्रॉब्लम विद स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके बाद एक नया कैपेसिटर आएगा जिसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, और उस कैपेसिटर को बोला जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। ठीक है, डन है? कोई प्रॉब्लम? सर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है? बिल्कुल आता है, सब कराएंगे। डन है भाई? क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया। सर मोबाइल में कैपेसिटर नहीं रहता तो कैमरा को कैसे काम करता है? भाई वो कैमरा बहुत छोटा है, मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े कैमरे की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? बड़े बड़े कैमरे की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट बड़ा बड़ा क्या है। इसके अंदर भी कैपेसिटर होता है, बहुत बहुत छोटे साइज का कैपेसिटर होगा, समझे? इतना बड़ा कैपेसिटर नहीं लगा होगा, छोटा साइज का छोटा कैपेसिटर लगा होगा। मतलब एनर्जी लो की वजह से कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा, बिकॉज एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। यस, यू कैन से इट। ठीक है, ठीक है, चलिए डन। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का जो कैपेसिटर अभी आएगा वो हमारे पास आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है?
हम लोग इस तरीके से दो प्लेट ले लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ की होगी, इनफाइनाइट लेंथ की होगी। हम लोग कितनी के लेंथ ले लेते हैं बेटा, दो कैपेसिटर ले लेते हैं, और इन दो कैपेसिटर की लेंथ कैसी होगी, सो दे आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ के हम लोग दो कैपेसिटर इस तरीके से ले लेते हैं, फाइन है बेटा। लेकिन दोनों को हम लोग कैसे प्लेस कर रहे हैं, इन दोनों की लेंथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइट होगी, दोनों को पैरेलली प्लेस कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बोलेंगे डी। दोनों के एरिया, मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया मान लीजिए A2 है। समझ लीजिएगा मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान समझना। मैं इस प्लेट को इस तरीके से प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट ऐसे कर देता हूं। अब इसका मतलब करंट का डायरेक्शन तो ऐसे होगा, करंट का डायरेक्शन तो ऐसे होगा, बट इफ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे अपोजिट। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन 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 इज गोइंग समथिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें है, यहां इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो। यहां से ये डिस्टेंस है, यहां से ऐसे करके इधर जा रहे होंगे, ठीक है बेटा, ऐसे आ रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे हो रहा होगा, अपोजिट हो रहा होगा, यस और नो, हाँ जी। तो मतलब इसको चार्ज मिल रहा है, इसको चार्ज मिल रहा है ना, इट इज गेटिंग एन चार्ज, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको, और जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो मतलब यहां वैल्यू, यहां चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी, यहां बढ़ेगी। तो मान लो इधर एक का चार्ज ऐसा मान लो, और एक का चार्ज ऐसा मान लो, इनसाइड वाला चार्ज है अंदर की तरफ, एक पर अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे के अंदर पर नेगेटिव होगा, अपोजिट होगा। तो मान लो एक का चार्ज प्लस क्यू है, एक का चार्ज माइनस क्यू है, इस तरीके से। इस तरीके से जो अरेंजमेंट होते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ना कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम लोग प्री एज्यूम्ड कर लेते हैं, जो हम लोग मान लेते हैं। कंडीशंस क्या होती है कि एरिया ना दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब जितनी लंबी चौड़ी ये ले रहे हो उतनी लंबी चौड़ी ये लोगे। दूसरा, डिस्टेंस इनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो डिस्टेंस डी है, ये वेरी स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। इन सच अ वे आप ये कह सकते हो कि डी इज वेरी वेरी लेस देन एरिया, कि भाई जो डिस्टेंस है ना वो एरिया से बहुत 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 कम है, ये आपको याद रख लेना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा, तो अगर कोई आपसे पूछे कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा, तो चार्ज में आप प्लस क्यू ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां बात करें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ओवरऑल अगर कोई आपसे पूछे कि भाई चार्ज कितना, तो आप प्लस क्यू मेंशन करोगे, आप और कुछ मेंशन नहीं करोगे। तो डिस्टेंस हमेशा छोटा लिया जाएगा, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगी। सर इनफाइनाइटली लॉन्ग कितनी बड़ी हो सकती है, सर अगर हम देखें तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कितनी बड़ी हो सकती है, सर इतनी इतनी इनफाइनाइट लॉन्ग कैपेसिटर बनाना तो पॉसिबल नहीं है। सर जो हम कंडेंसर में इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर, जो हम फैन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर, कौन सा होता है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। सर वो तो बहुत छोटा है, सर वो तो छोटा, आप कह रहे हो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब समझना, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन किया जाएगा। मान लो ये दो प्लेट हैं, इस दो प्लेट के बीच में मैं तुम्हें यहां चीटी बिठा दूं, चीटी बिठा दूं, चीटी के लिए तो इनफाइनाइट है ना, चीटी के लिए तो इनफाइनाइट है ना। और अगर मैं हाथी बिठा दूं, हाथी के लिए इनफाइनाइट थोड़ी ना है। तो आप ये एज्यूम करो ये रिलेटिव क्वांटिटी है, तो रिलेटिव में स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज को कंपेयर किया जाता है। तो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज के लिए ट्रू माना जाता है, आपके लिए ट्रू हो या ना हो, स्मॉलेस्ट से। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं चीटी रख दी, चीटी ऐसे देखिए, उसके लिए तो इनफाइनाइट है ना, तो डेट्स वाई हम इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग बोलेंगे। तो दिस इज द जनरल अरेंजमेंट, दिस इज जनरल थिंग जो आपको यहां पर समझनी है, जो आपको यहां पर याद रखनी है। सेम अगर यहां पर हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू की बात करें, जैसे अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर बात करते थे तो सी की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते थे, क्यू अपॉन वी लिखते थे। लेकिन जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे बेटा, तो हम सी को ना यहां पर क्यू अपॉन डेल्टा वी लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन
डेल्टा वी लिखेंगे, ये आप याद रख लेना। सर डेल्टा वी का मतलब क्यू, भाई वही चीज है ना, डेल्टा वी अभी याद है मैंने तुम्हें बताया था ना भाई, डेल्टा वी का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पर माइनस इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर जीरो होता है, तो इनडायरेक्टली डेल्टा वी की वैल्यू वी ही बन जाती है। तो एक्चुअली में यहां ना डेल्टा वी ही होता है, एक्चुअली में यहां पर डेल्टा वी ही होता है। इनफाइनाइट का पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, तो यहां डेल्टा वी ही होता है, बट डेल्टा वी वी के बराबर आता है, तो ये चीज यही बनती है, हम कोई दिक्कत नहीं, बट हम लिखेंगे इसको डेल्टा वी ऐसे करके। ये सिंपल सी कंडीशन है, ये सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है। सेम चीज यहां पर अगर हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे कि भाई यहां पर भी कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, सेम वही जो चीज, ये हमेशा याद रख लेना, सेम नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और दूसरा पॉइंट डायमेंशंस पर डिपेंड करेगा। सेम इसमें भी किस पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे। किस पर डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर हम पूछे तो नॉट डिपेंड ऑन सी, नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी, क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने पैरेलल, जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे ही हम लोग यहां पर भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। और इस फॉर्मूले से हम लोगों ने बताया था ना कि ये डायमेंशन और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही हम यहां पर भी बताएंगे कि भाई किस किस कौन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है और कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब एक समझना, मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके से, ठीक है, आई हैड फ्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समथिंग लाइक दैट, ठीक है, दिस इज प्लेट 1 और ये प्लेट आपकी 2 है। इस पर चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू, इस पर चार्ज मान लीजिए माइनस क्यू, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए डी है, इसका एरिया ए मान लीजिए, इसका एरिया भी ए मान लीजिए। सिंपल, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना। अब अगर मैं यहां से पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। उस वाले में क्या हो रहा था बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर में इस पर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इसकी जो एनर्जी थी वो बाउंडेड नहीं हो रही थी, वो फैल रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, इन्फिनिट की तरफ जा रही थी। इससे पहले वाले में आर से इन्फिनिट पर जा रही थी। लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन यहां पर मिल गया, इस चीज का सॉल्यूशन यहां से मिल गया। क्यों? क्योंकि भाई ये तो पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, बस इससे जाएगी यहां पर खत्म हो जाएगी, तो लिमिटेड हो गई ना, बाउंडेड हो गई ना, बाउंडेड हो गई ना। पहले वाले में बाउंडेड नहीं थी, भागी जा रही थी, भागे जा रही थी, इन्फिनिटी तक जा रही थी, लेकिन इस वाले में बाउंडेड हो गई, भाई पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव तक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव तक। अगर मैं पहली प्लेट की बात करूं तो पहली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो E1 हो जाएगी। पहली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा? E1। अब ध्यान समझना, E1 का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक फॉर्मूला आएगा जो मैं आप लोग बताऊंगा। ये फॉर्मूला कहां पर आएगा? जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम लोग ना चार्ज की जो मतलब बॉडी है ना वो डिफरेंट टाइप की मानेंगे, सरफेस वाली, वॉल्यूम वाली, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब एक बार कोई एक लाइन मान लेंगे उसमें चार्ज स्टोर होगा तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार कोई सरफेस एरिया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट मान लेंगे जिसका कुछ एरिया होगा उसमें चार्ज स्टोर होगा तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक बार किसी ऑब्जेक्ट को वॉल्यूमेट्रिक मान लेंगे, उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिएगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर अगर मैं एप्सिलॉन सिग्मा की बात करूं, इसको बोलना एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी आप बोलना, ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, दिस इज द फॉर्मूला। तो मुझे बताओ सिग्मा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? क्यू, एरिया कितना है बेटा? ए है या नहीं है? यस सर। तो यहां से E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट। सिमिलर वे में अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पर कहीं से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो E2 की वैल्यू भी ऐसे ही होगी नेगेटिव वाले चार्ट पे, तो ये E1 की वैल्यू हो गई। सिमिलर वे में E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या E2 की वैल्यू भी सेम यहां से कितनी आ जाएगी भाई, चार्ज देखो सेम, मैग्नीट्यूड लेना है ना खाली, एरिया भी दोनों का सेम आना है, इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, तो यहां से भी 2 एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। दिस इज E2, दिस इज E2, दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ई नेट की बात करूं, तो कितनी हो गई है, E1 प्लस ऑफ E2 हो गई है। तो यहां से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई है, यस और नो। और अगर हम लोग यहां से बात करें तो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर मैं यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, सिग्मा, ओए होए क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी, सॉरी, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो Q आएगा ना ऊपर, ऊपर Q आएगा, तो यहां से क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ गया, Q प्लस Q आ गया, सो 2Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो E नेट की बात करें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a आ गया। या फिर अगर मैं ई नेट की बात करूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू अपॉन ए यही होता है। सो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। ठीक है, क्लियर होगी, हाँ जी। कल की क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं यहां से माइनस ऑफ डीवी की बात करूं तो ई डॉट डी आर हो जाएगा, अगर मैं इसका मॉडुलस कर दूं तो डीवी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, नेगेटिव चीज पॉजिटिव में, तो डीवी की वैल्यू ई डॉट डी आर हो गया। ई यहां पर क्या है, नेट, ई यहां पर क्या है, नेट, ई यहां पर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीवी की वैल्यू क्या होगी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी आर। यस और नो, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, मुझे फटाफट से बता दीजिए। क्लियर है, या आप एक काम कर लीजिए, आपको अगर ये भी पुट नहीं करना तो आप यहां से डीवी को डेल्टा वी लिख सकते हो, और ई इंटू डी आर भी तो लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इधर आइए, अब इधर आइए, डी आर का मतलब क्या है, डी आर का मतलब क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां से डी आर की वैल्यू की बात करूं तो डी आर की वैल्यू कितनी है, डी है ना, सो व्हाट इज दी डी आर, डी आर की वैल्यू कितनी है, डी है, दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस कितना है, डी है। तो मैं यहां से डेल्टा वी की बात करूं तो ई डॉट डी आ गया, यस सर ये आ गया, ई डॉट डी आ गया, यस सर, ये चीज मेरे पास यहां से बिल्कुल क्लियर आ गई है। अब मैं पुट करता हूं तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई बाय डी, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ई की वैल्यू पुट कर दी है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सी की वैल्यू क्या थी, क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, ये चीज यहां पुट करें डेल्टा वी वाली, तो सी की वैल्यू क्या आ गई है, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कैंसिल, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही होता है ना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो जैसे आप लोगों ने उसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में लिखा था कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एरिया और डी डायमेंशन आ गया। नेचर ऑफ मेटेरियल पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, बट मैंने बता दी, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकता था, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकता था, बट मैंने बताया आया कैसे। बट आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, नहीं करनी है, आप डायरेक्टली बस ये फॉर्मूला याद रखो। तो यहाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और वहां पर क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। डेरिवेशन नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, बस डायरेक्ट बस ये फॉर्मूला याद रखो, बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, कोई डेरिवेशन याद नहीं करनी है, बस ये। स्फेरिकल के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्फेरिकल के अंदर एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन वी, यहां पर क्या है, सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, किस पर डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए।
आ गया? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन देता हूं। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, इधर आओ। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है। एक पे चार्ज है प्लस, एक पे चार्ज है माइनस। मान लीजिए इसकी लेंथ है एल और इसकी ब्रेड्थ है बी, ठीक है। एक की लेंथ है एल, एक की ब्रेड्थ है बी। दोनों के बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मान लीजिए बेटा एक्स है। दोनों के बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एक्स है। तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना और आंसर देना। मैं पूछ रहा हूं सी की वैल्यू बताइए। पहला ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट एल बी, ठीक है, अपॉन एक्स। दूसरा ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स। तीसरा ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एक्स बी। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आंसर दीजिए। हम सब जानते हैं ये कैपेसिटर कैसा कैपेसिटर गिवन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी मतलब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और डी हमेशा लेस देन होना चाहिए एरिया से। ये एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एल बी, डिस्टेंस कितना गिवन है एक्स। सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल बी अपॉन एक्स। एप्सिलॉन नॉट एल बी अपॉन एक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? रेक्टेंगल बना है ना। गधे देखना कितने बड़े बड़े मिलेंगे। हाँ, ये नया सी चीज है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स होगा, एल अपॉन एक्स भी होगा, नन ऑफ दिस भी होंगे। खोपड़ी लेस आदमी, गधे, नालायक, निठल्ले, बेशरम। आसमान का रंग नीला, आम का रंग पीला, और तुम सारे गधों का स्क्रू ढीला। बेवकूफ कहेंगे। अब क्या था इस क्वेश्चन में? दो स्फीयर ले लिए मैंने, दो स्फीयर को नजदीक में रख दिया। एक स्फीयर का रेडियस आर है, स्फीयर का रेडियस आर है। कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ। पहला ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डिस्टेंस है दोनों के बीच में एक्स। दूसरा ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तीसरा ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर डिवाइडेड बाय एक्स। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। फटाफट से आंसर बताइए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं।
रेडियस आर गिवन है, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, और डी की वैल्यू यहां पर क्या है, एक्स है। सो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे अच्छा सरकमफेरेंस आएगा, सरकमफेरेंस आंसर लगा रहे हो, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखना गधे मिलेंगे, ये देखना बी सी वाले गधे मिलेंगे, देखना ये बेवकूफ कहीं के, टपोरी कहीं के, नालायक निठल्ले बेशरम खोपड़ी लेस। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? बस नेक्स्ट लिख लो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख लो बस। सो एनर्जी स्टोर्ड, सेम चीज, एनर्जी स्टोर्ड में क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, समझ रहे हो, सेम क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, सेम चीज लिख लो सीधा। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, इफ Q इज इक्वल टू सी डॉट वी, तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर 1/2 CV²। तीसरा फॉर्मूला, इफ C इज इक्वल टू Q/V, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, 1/2, क्लियर है, Q, ठीक है, 1/2 Q V स्क्वायर। ठीक है, QV स्क्वायर हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q/V, सॉरी QV। क्लियर, डायरेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। पाई स्क्वायर तो एरिया ऑफ सर्कल होता है ना, तो सर्कल ही तो गिवन है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। बस कोई डेरिवेशन नहीं करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डेरिवेशन नहीं याद रखनी, बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। डन है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, करके लाना। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कल की क्लास में कराऊंगा फिर आके। इसका चार्ज प्लस क्यू है, इसका चार्ज माइनस क्यू है, एरिया ए है। अभी स्टार्टिंग में दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। ये जो दूसरी प्लेट है, इस पकड़ को, इस प्लेट को पकड़कर मैंने खींच दिया, दूसरी प्लेट को पकड़कर खींच दिया, और जब मैं दूसरी प्लेट को पकड़कर खींच रहा हूं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 2d हो जाता है। चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू ही है, एरिया यही है। इसको पकड़कर खींच दिया दूसरी प्लेट को, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2d हो जाता है। तो फाइंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्वेश्चन गिवन है, फाइंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कि भाई ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमने F फोर्स लगाई है, इसने कितना वर्क डन किया है। हिंट दे देता हूं, W एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तुमने अभी निकाला था, U का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्लियर है। एक बार कैपेसिटेंस को, इनिशियल को इनिशियल मान लो, CI मान लो, कि फाइनल को CF मान लो, और फिर सॉल्व करो, और फिर मुझे आंसर बताना क्या आंसर आएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, करके लाना, कल की क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, हिंट दे दिया थोड़ी सी। डन, करके लाना, और कल क्लास होगी। सर 1 फैराड में 96500 कूलम होता है ना, 1 फैराड के अंदर, हाँ इतना कूलम, हाँ लिख सकते हो बिल्कुल, 1 2 3 4 5। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना हो सकता है, निकाल ले, रेडियस पता है और निकाल ले। सर हमारे 12th के फिजिक्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, स्फेरिकल वाली नहीं है, इसका फॉर्मूला नोट कर लो। यस, ऑब्वियसली सी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, यस।
सर आपने रेजिस्टेंस रजिस्टर की वैल्यू निकालना बताया था, उसमें रजिस्टर उल्टा पकड़े तो वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो उसका सही तरीका क्या होगा? आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू सही निकालने से गए तो उसमें रेजिस्टेंस उल्टा पकड़े। हैं? कौन सा क्वेश्चन? रेजिस्टेंस उल्टा पकड़े मतलब? क्वेश्चन भेजना। एटम से कंपेयर करते हैं लेंथ को, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डिस्टेंस इज वेरी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट इनएक्सपेक्टेबल। तो आपने इंडक्शन फॉर्मूला सुना है? चार्ज का इंडक्शन है, पढ़ा है? अगर एक प्लेट होती है, इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका अपोजिट चार्ज इंडक्शन के हिसाब से यहाँ नेगेटिव आएगा, और अगर इसके बगल में कोई रखी है तो इसके इंडक्शन के हिसाब से यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। ये डाइलेक्ट्रिक होती है, तो बीच में हटा देते हैं। ये 12वीं में पढ़ा है? 12वीं में पढ़ा है? 12वीं तक करी नहीं है, थप्पड़ खाएगा कहीं का। फेराड चार्ज की यूनिट होती है क्या? बैट, लपेटे मारेंगे। ठीक है। ठीक है। कैपेसिटेंस की होती है चार्ज, चार्ज यूनिट कूलाम होती है। तेरे को अब तक यही नहीं पता चार्ज यूनिट क्या होती है? टपोरी कहीं का। नहीं आ रहा, भग जा। 10⁻⁻16 होगा। अब कैन यू एक्सप्लेन की फॉर्मूला कैसे याद कैसे आया? कैन यू एक्सप्लेन की ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला कैसे आया? जाकर चैप्टर देख इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, जाकर चैप्टर देख इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला प्रांजल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर देख जाकर। कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है? अब V इक्वल W/Q कैसे आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में कल आया है, V इक्वल टू W/Q कैसे आता है। पार्ट, थर्ड पार्ट या सेकंड में देख लेना कैसे आया है, पढ़ते लिखते हो नहीं, गधे कहीं के। सर बूस्टर क्या काम करता है? वो वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है, मगर C इक्वल टू Q अगर V और हट हट टपोरी कहेंगे हट। सर वाई कैपेसिटर नो चेंज विद द कैपेसिटर नो चेंज ऑफ द कैपेसिटर। क्यू के साथ डी क्यू है, क्यू के साथ डी क्यू है, क्यू के साथ डी क्यू है। कहां लिखा है बे डी? हप, क्या टपोरी लोग है वे? पावर -4 कहां से आया? अबे ये 10⁻⁻10 है, इसको 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ क्या? माइनस इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो। क्या गंदे लोग है बे, क्या टपोरी लोग है। हट, मैं नहीं ले रहा डाउट इनके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो। हट, टपोरी कहीं के।